Today is the second part of the class, and this law, international law, I teach you in LLB first semester and BLLB second semester, both the semesters. In both the semester, students are listen this lecture and too much important for their academic area. I would like to emphasis on the word international law in the yesterday classes, where from this international law came, what is the originator, who is the originator of this law, what are its existence. The originator of this law it comes from existence from European and Isai missionaries, and Jeremy Bentham was the first person who introduced this law, international law. It came into existence in 1780. From that existence, it runs through all over the world. The basic structure of this law is to binding all over the states, all over the world. Yesterday, I have also given the definition. I have also given the so many opinions of the exponents who are delivered their opinion for and against. Today I teach you international law is a law, somehow it is a weak law, question mark. But nowadays it is not a weak law. It is a law which is a biggest law in the world. It is biggest law in the world. This law covers the area and from earth to surface. There are 199 states who follows this law, and I emphasis on the nature of international law. Nature of international law. नेचर की बात जब आप करेंगे तो नेचर में प्रकृति की बात आती है। प्रकृति में जब देखेंगे तो इसकी प्रकृति में 20वीं और 21वीं सदी के दौर में यह एक कमज़ोर विधि थी। कमज़ोर विधि के साथ साथ इसे दुर्बल विधि भी कहा जाता था, लेकिन समय बीतते बीतते यूएन चार्टर के गठन के बाद इसे कमज़ोर विधि देखा गया। When the first World War was happened, 6 August 1947, then it become fail, and the next generation of this law is started, that is called international law, which is supreme law of the land. UNO has been composed, संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन हुआ 24 अक्टूबर 1945 को। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र यूएन चार्टर जो प्रथम विश्व युद्ध को रोकने में असफल रहा, और असफल रहने के कारण जो विफलताएं थी उस विफलताओं को दूर किया गया। उन विफलताओं को दूर करते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई, और उसको मद्देनजर रखते हुए
आगे इसमें परिवर्तन किया गया। परिवर्तन करते हुए एक कठोर विधि के रूप में इसे बनाया गया। ओपेनहाइम, स्टार्क, हैकवार्थ, पिफेनडॉर्फ, हॉब्स, लॉक ऐसे एक्सपोनेंट थे जो अपना अलग अलग विचार और अलग अलग मत इस पर देते हैं। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय विधि क्या अंतर्राष्ट्रीय वेदर इंटरनेशनल लॉ इज ए वीक लॉ? नो, इंटरनेशनल लॉ इज नाउ इन न्यू modern area. It is not a weak law. It is the strongest law which rules the world, which covers the world, which touches every state's not internal matter but external matter. नेचर की बात जहाँ तक होती है, नेचर की बात जहाँ तक होती है, नेचर में इसकी प्रकृति देखने को मिलती है। इसकी प्रकृति में इसकी जड़ें पाई जाती हैं। कहा जाता है कि रामायण और महाभारत काल में भी इसकी चीज़ें पाई जाती हैं, लेकिन यह सत्य नहीं है। इसकी उपज 20वीं और 21वीं सदी से है। 20वीं और 21वीं सदी के बाद जब संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन हुआ, तब इसकी प्रकृति पूर्ण रूप से हमारे सम्मुख विकासोन्मुख उत्कर्ष रूप में हमारे सामने आई। आज जब हम नेचर को पूर्ण रूप से देखेंगे तो हमें दिखाई देता है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि एक कठोर विधि है। विश्व के सभी देश इसे पूर्ण रूप से अपने ऊपर लागू करते हैं। जो देश अंतर्राष्ट्रीय विधि की प्रकृति का पूर्ण रूप से पालन नहीं करता है, उसे दंडित किया जाता है। इसे वीक लॉ क्यों कहा जाता है? व्हाट इज लॉ? मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था कि लॉ इज ए कमांड ऑफ सॉवरेन। विधि संप्रभु का आदेश है, ये सही है। लेकिन इंटरनेशनल लॉ को वीक लॉ इसलिए कहा जाता है कि संस्तुति सेंसन इसमें नहीं था। और सेंसन ना हो, जिस लॉ में सेंसन नहीं होता है, उस विधि में उस विधि का लागू होना थोड़ा सा अपरिपक्व माना जाता है। इसीलिए सेंसर का होना अति आवश्यक है। इसीलिए आप लोग ये जान लीजिए कि अंतर्राष्ट्रीय विधि सेंसन के अभाव में कमजोर विधि कही जाती थी। अब यह सेंसन को लेकर चल रही है और यह कमजोर विधि नहीं है। 24 अक्टूबर 1945 से लेकर आज तक की लंबी यात्रा में इसके नेचर को देखते हुए जब हम विकास पर प्रकाश डालते हैं तो यह दिखाई देता है कि यह एक मजबूत विधि है। मजबूत विधि के साथ साथ यह एक संगठित राज्यों पर बाइंडिंग अपॉन द स्टेट्स ऑन द फॉलोइंग ग्राउंड्स। such grounds are: number 1, a state or a territory when started his rising, first of all there are 5 elements which have been included in this system. Number 1, population. Number 2, land. Number 3, government. Number 4, territory. Number 5, extradition. Whenever you see the law, where the law is perhaps purview in the area of law, law is conscience dictionary, where we have to understand the international law. International law is a big sphere where law controls its ethics, moral and values. Whatever we find out, all the things which enhanced in this law are followed by the state. A state can follow this law without any hesitation. The rules, regulations, orders which have been given by the UNO to the states, the members of the states
they can follow thoroughly without any hesitation. Accordingly, a law should be abiding. When a state is abiding the law, that state should be punished. अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय विधि की प्रकृति को देखते हुए हम अंतर्राष्ट्रीय विधि के प्रकृति के ऊपर आगे बढ़ते हैं और यह बताते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय विधि की गतिमान स्थिति क्या है। आज के परिप्रेक्ष्य में अंतर्राष्ट्रीय विधि एक गतिमान स्थिति में है और एक गतिमान है। आप देखेंगे विश्व में कोई भी राज्य जब उत्पन्न होता है तो उसको एक पहचान की जरूरत होती है। पहचान अगर राज्य को नहीं मिलती है तो राज्य नहीं कहलाता। इसीलिए राज्य को पहचान की जरूरत है और उसकी पहचान कौन देता है? संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा उसकी पहचान होती है। अब देखेंगे आप यूएन चार्टर में लिखा गया है कि एक राज्य तभी राज्य माना जाएगा जब वह संयुक्त राष्ट्र संघ के रूप में सदस्य हो, अस्थायी या अस्थायी। अस्थायी सदस्य होते हैं, अस्थायी सदस्य होते हैं। दोनों टेम्पोररी और परमानेंट मेंबरशिप शुड बी गिवन बाय द यूएनओ टू द स्टेट्स। दे कैन वर्क देयर फीचर्स विद इन द एरिया, विद इन द एटमोस्फियर, विद इन अ गुड एटमोस्फियर। अब देखिए नेचर में भी ये चीज़ आती है कि हम लोग दो चीज़ों का बहुत बड़ा ख्याल रखेंगे अंतर्राष्ट्रीय विधि में कि कोई भी देश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसी कोई कार्य प्रणाली, ऐसी कोई व्यवस्था स्थापित नहीं करेगा जो व्यवस्था कानून का उल्लंघन करती हो खुला। इसको जवाब आपको ऊपर देना पड़ेगा। जैसे यूरोपियन कंट्रीज में जाएंगे आप, एशियन कंट्रीज में जाएंगे आप, अफ्रीकन कंट्रीज में जाएंगे आप, जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं उसमें जाएंगे आप, तो जो देश जो जघन्य अपराध, हत्याएं, बलात्कार, रेप आदि तरह की घटनाएं होती हैं, इन पर यह देखा जाता है कि यथा स्थिति क्या है, रेशियो देश का क्या चल रहा है, डाटा क्या है, जीडीपी क्या है, देश किस स्तर तक का विकास कर चुका है, वहाँ की लोग कितने इंटेलेक्चुअल हैं। ये सारी चीज़ें प्रकृति में आती हैं। प्रकृति नेचुरल लॉ को प्रवृत्त करती है। नेचर से नेचुरल लॉ शब्द आता है। जस्टिस इज जस्टिस, जस्टिस कैन नॉट डिनाइड। जस्टिस इज जस्टिस, जस्टिस कैन नॉट डिनाइड। जस्टिस इज जस्टिस, जस्टिस कैन नॉट डिनाइड। आप देखिएगा कि नेचर में, अंतर्राष्ट्रीय विधि के नेचर में स्टार्क महोदय ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि संस्कृति को लेकर एक समय कमज़ोर विधि कही जाती थी, लेकिन ऐसी स्थिति नहीं है। आज जब हम यूनिवर्स और पर अपना पांव जमा चुके हैं, तो ऐसी स्थिति में हमारी स्थिति एक मजबूत स्थिति हो चुकी है और राष्ट्र इंटरनल मामले में कभी भी दखल नहीं देगा। हर देश की डेमोक्रेसी अलग होगी, हर देश का कल्चर अलग होगा, हर देश की कानून व्यवस्था अलग होगी, लेकिन फॉरेन अफेयर्स के मामले जो भी तय होंगे वह जो है अंतर्राष्ट्रीय विधि द्वारा तय होंगे, जिसमें पूर्ण रूप से एक्स्ट्राडिशन, एसाइलम आज ऐसी स्थितियां हैं जिनके द्वारा किसी भी अपराधी को हम अपने देश में ला सकते हैं। नेचर की स्थिति को देखते हुए जब यह पता चलता है, पीफेंडर्फ ने कहा है, इंटरनेशनल लॉ इज ए लॉ, इट इज ए गुड लॉ, a law which binds all over the world, the states and the countries which are the members. They are especially coordinated, their every relation within the area, within the arena of the
सिचुएशन, जब कोई विपत्ति, जब कोई आपत्ति उस देश पर आती है तो वह देश अंतर्राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र संघ में गुहार लगाता है और वह संयुक्त राष्ट्र संघ में गुहार लगा के अपना निदान करता है। संयुक्त राष्ट्र संघ वह संघ है जो दुनिया का सबसे बड़ा संघ है, उससे बड़ा कोई संघ नहीं है। इसमें 5 देश ऐसे हैं जो अस्थायी हैं और अन्य देश अस्थायी हैं जो 6-6 महीने के लिए सदस्यता दी जाती है। अब प्रकृति पर हम अपना मोटो रखेंगे, इंटरनेशनल नेचर पर। It covers all over the world. Basically the international law is binding with the states, with the state. All states have a right to follow, have a right to follow the international law. अब देखिए, जैसे कि यहाँ कहा गया है, इट कवर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, या पूरे विश्व को समाहित करता है। क्या करता है? समाहित करता है। इस विधि से कोई देश अछूता नहीं है, कोई देश अछूता नहीं है। सारे देश इसके अंतर्गत आते हैं। किसी भी देश को मान्यता लेनी होती है तो इसी विधि के अंतर्गत मान्यता लेता है। मान्यता में उसकी 2 ऐसी स्थितियां होती हैं कि जो तथ्य मान्यता और विधि मान्यता, टेम्पोररी मान्यता होती है, परमानेंट मान्यता होती है। तो जो भी चीज़ें आप देखेंगे वो इस विधि के अंतर्गत आती है। बेसिकली जैसे कि इंटरनेशनल लॉ इज बाइंडिंग विद इन द स्टेट, अंतर्राष्ट्रीय विधि
सारे राज्यों को एक रूप, समरूप, समान रूप से बांधने का कार्य करती है। किसका कार्य करती है? बांधने का कार्य करती है। इट बाइंड्स विद इन दी एरिया व्हिच कवर्स द वर्ल्ड। Like all states have a right to follow the international law.